एफआईआर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा लगा जैसे कोरोना के किसी ने यदि आयुर्वेदिक उपचार बता दिया, किसी ने यदि वो उपचार बता दिया जो घर बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए हो सकता है, तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी कयामत हो जाएगी। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी और पतंजलि ने एक इलाज बताया कि कोरोना होता है इम्यूनिटी लो होने से। इम्यूनिटी लो होने से कोरोना का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उससे कैसे बचें। आइए बात करते हैं कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई, क्या षड्यंत्र किया गया, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी भारत में सरेआम धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। और एक संस्था के ऊपर, एक ऐसे सन्यासी के ऊपर, एक संत के ऊपर सैकड़ों एफआईआर क्यों दर्ज की गई। ऐसा क्या मामला था, कोरोना की दवाई बनाकर ऐसा कौन सा गुनाह किया। और जो कोरोना की दवाई अभी एलोपैथी में मिलती है, जिसकी एक टेबलेट की कीमत 103 रुपए है, और पहले दिन वो टेबलेट एक नहीं खानी पड़ेगी, पहले दिन लेनी है 1800 mg, 200 mg की टेबलेट की कीमत कितनी है, 103 रुपए। और उस टेबलेट से यदि ट्रीटमेंट करवाना हो तो उस ट्रीटमेंट के पहले दिन की कॉस्ट है 800 mg टेबलेट लेनी पड़ेगी, 9 टेबलेट उसके लिए खानी पड़ेगी, जिसकी कीमत बनती है 1127 रुपए। अगले दिन फिर 800 mg टेबलेट खानी पड़ेगी, उसमें 4 टेबलेट खानी पड़ेगी, उसकी कीमत बनती है 1236 रुपए, 412 रुपए। और इस तरीके से आप अगर 14 दिन का इलाज देखते हैं तो ये इलाज बैठता है 6483 रुपए का। अब ये फेबिफ्लू जो रिकमेंड की गई है, इस दवा को खाने में इसका जो ट्रायल होता है, क्या इस ट्रायल में ये पूरी तरह से पास होगी। जैसे आयुर्वेद की दवाई के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये वेंटिलेटर के ऊपर काम करती है। किसी ने फेबिफ्लू के ऊपर सवाल नहीं उठाए होंगे कि वे वेंटिलेटर के ऊपर काम करती है कि नहीं करती, इससे सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किसके ऊपर किया गया, वो पेशेंट कहाँ है, उनके ऊपर कौन सा ट्रायल किया गया। ऐसे ऐसे छुट भरिए लोग जिनको क्लिनिकल ट्रायल की स्पेलिंग नहीं पता, वो बाबा रामदेव से हिसाब मांग रहे हैं कि आपने ट्रायल कैसे कर लिया, आपने दवाई कैसे लिख दी। विदेशी कंपनी चाहे पैकेट के अंदर गोबर पैक करके बेच दे तो उसको ये खा लेंगे, लेकिन अपनी स्वदेशी, अपने दादा नाना की पैथी से इलाज करवाना इनको मंजूर नहीं है। कैसे षड्यंत्र किया गया। जयपुर में एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शन, स्वामी जी, आचार्य जी और 3 लोगों के ऊपर एफआईआर, धोखाधड़ी का आरोप। बाबा रामदेव के खिलाफ फिर एफआईआर, नोटिस दिया गया, ट्रायल किया गया, एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर सारे जितने न्यूज़पेपर हैं, मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उन सब में आपने देखा होगा कि लगातार जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया, जिन्होंने दवाई बनाई, जिन्होंने ये उपचार दिया कि रसोई घर के मसाले से या बहुत सस्ते उपचार को आप ले सकते हैं। फेबिफ्लू का एक पत्ता 5300 रुपए का 35 गोलियों का एक पत्ता है, उससे एक स्ट्रिप से एक पेशेंट का भी इलाज नहीं हो सकता। इसमें भी फेबिफ्लू खुद कहती है, वो कहती है कि ये काम करेगी लेकिन मध्यम और कम लक्षण वालों के ऊपर ही काम करेगी। मध्यम और कम लक्षण वालों के ऊपर तो काढ़ा भी काम कर रहा है, लेकिन क्यों। ये एक तरीके से वैसी ही बात है कि भारत के अंदर यदि हम कहते हैं कि हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो वो गुनाह है, लेकिन यदि एलोपैथी के नाम से कुछ भी खिलाया जाए, कुछ भी बेचा जाए, उसमें कितनी भी मौतें हो तो उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। देखिए फिर एफआईआर दर्ज, कितनी न्यूज है। ये मैंने कुछ न्यूज आपके सामने रखी हैं, अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर्स, वन इंडिया, प्रभात खबर, बीबीसी छाप रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान का ये कहता है कि कहीं भी बिकती हुई नजर आई तो बाबा रामदेव जेल में होंगे। जैसे ये दवा नहीं है, ये पोटासियम साइनाइड है, ये कोई गांजा है, चरस है, हेरोइन है, अफीम है कि ये अगर बिक गई तो पूरा राजस्थान मर जाएगा, पूरे राजस्थान में दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से ये जैसे महान देशभक्त ये हेल्थ मिनिस्टर हैं जो बाबा रामदेव को जेल में डाल देंगे तो राजस्थान की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अररिया में केस दर्ज किया जा रहा है। अब देखिए भारत में हुआ क्या। अभी पतंजलि एक स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई है।
अब ये स्वदेशी कंपनी ऐसी खड़ी हुई है कि जिसने रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, 500 वैज्ञानिकों की टीम बना दी, 400 करोड़ रुपए लगाकर महंगी महंगी मशीनें लगा दी। उन मशीनों के माध्यम से यदि हम बात करते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, एनिमल ट्रायल की, सेल लाइन ट्रायल की, ह्यूमन ट्रायल की फैसिलिटीज डेवलप करके दिखा दी। आयुर्वेद जिसको अंग्रेजों ने रसातल में बैठा दिया था, जिसके ऊपर ये टैग लगा दिया था कि ये तो ऐसे ही झोला छाप नीम हकीमों का विज्ञान है, इससे कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। अभी तो मैं आपको एक और बहुत आश्चर्य की बात बताता हूं कि जो एंटासिड दवाइयां ली जाती हैं, जो सुबह सुबह खाली पेट लेने के लिए डॉक्टर एक दवाई लिखता है ना, आप कमर के दर्द के लिए जाएंगे, आप जोड़ों के दर्द के लिए जाएंगे, आप दमा अस्थमा के लिए जाएंगे, किसी भी बीमारी के लिए आप जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले पर्चे के ऊपर एक दवा लिखता है कि ये सुबह सुबह आपको खाली पेट खानी है। वो खाली पेट दवा जो एंटासिड के रूप में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो लोड पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए जो दवाई लिखता है, उस दवा से आप गांजा नहीं पीते, चरस नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, आप कोई रासायनिक खादों के बीच में नहीं रहते, आप कुछ जहर नहीं खाते, आप ऑर्गेनिक भोजन करते हैं। लेकिन यदि आपने एक विशेष पैथी का ट्रीटमेंट ले लिया तो हो सकता है आप सुरक्षित नहीं हो, आपको कैंसर हो जाए। ये रिसर्च आ रही है कि जो एंटासिड की कुछ खास दवाइयां हैं, उन खास दवाइयों का लिंक कैंसर से हो रहा है। तो जब उनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 500 रुपए का पर्चा बनाकर वो लिखता है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन हमारे दादा नाना के पूर्वजों की पैथी जिसका कोई नुकसान नहीं है, वो यदि लें तो नुकसान हो सकता है। मुझे एक भी केस नहीं मिला किसी व्यक्ति को अश्वगंधा से कोई नुकसान हुआ हो, गिलोय से कोई नुकसान हुआ हो, हल्दी से कोई नुकसान हुआ हो, तुलसी से कोई नुकसान हुआ हो। इन चीजों से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। और बाबा रामदेव की गलती यही है कि उन्होंने इन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर उसका ट्रायल करके पूरी दुनिया में एलोपैथी के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया है कि देखो इससे भी इलाज हो सकता है। नागपुर में शिकायत दी जा रही है और ये एक समाचार पत्र है, छोटा सा समाचार पत्र लग रहा है, अपने आप को निर्भीक कहता है। यह समाचार पत्र भी आरोप लगा रहा है। ये समाचार पत्र कितने लोग इसको पढ़ते होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसको भी आरोप लगाना है, इसको भी बाबा रामदेव को जेल में देखना चाहता है। अलग अलग भाषाओं में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में आयुर्वेद को कैसे नीचा दिखाया जाए, ऐसी ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये लॉबी कितनी खतरनाक है आप समझ लीजिए। ये लॉबी इतनी खतरनाक है कि अभी एक खबर आई थी, जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में यह विषय उठा कि ये जो फार्मा कंपनियां हैं ये डॉक्टरों को महिलाएं, विदेशी यात्राएं, गैजेट्स और गिफ्ट देना और दूसरे तरीके से रिश्वत देना बंद कर दें। अब ये रिपोर्ट कहां से आई थी, इस रिपोर्ट के मूल में जाएं तो एक एनजीओ है स्पोर्ट फॉर एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ, साथी नाम का एक एनजीओ है। इसने एक रिपोर्ट बनाई थी। उसने रिपोर्ट क्या बनाई, उसने हजारों कंपनियों का, एमआर का, डॉक्टर का इंटरव्यू लिया और एनालिसिस करके ये रिपोर्ट बनाई कि ये जो फार्मा लॉबी है इसमें एमआर और कंपनी के मैनेजर लेवल के लोग, वो हम सारी फार्मा लॉबी को नहीं कह रहे, सारे डॉक्टरों को नहीं कह रहे, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छी फार्मा कंपनियां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये जो एनजीओ कहता है वो ये कहता है कि ये जो एमआर हैं ये प्रलोभन देते हैं। और प्रलोभन केवल कैलेंडर नहीं देते, केवल डायरी नहीं देते, डायरी कैलेंडर के साथ साथ टेबल पर रखने वाले मॉडल के साथ साथ वो महंगे स्मार्टफोन देते हैं, विदेश यात्राओं की किट देते हैं, विदेश यात्राओं की टिकट स्पॉन्सर करते हैं, पूरी फैमिली की यात्रा स्पॉन्सर करते हैं। डॉक्टर को गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी की किस्त फार्मा कंपनी भरती है। विदेश में जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं कि ये चिकित्सा के विज्ञान में इतनी नई खोज हुई है, इसकी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसके हवाई जहाज के टिकट और विद फैमिली एक डॉक्टर जिसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है उसका भी टिकट साथ आता है। सब नहीं करते, कुछ जो करते हैं उनके कारण कितनी बदनामी होती है आप अंदाजा लगा लीजिए। टिकट दिया जाता है, विदेशों की यात्राएं करवाई जाती हैं और जो डॉक्टर, ये तक कहा गया कि जो डॉक्टर लंबे टारगेट पूरे करते हैं उनको और जो अधिकतम अय्यासी की सुविधाएं हो सकती हैं वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। अब ये एक खबर आई, ये खबर है प्रिंट की, ये खबर है 14 जनवरी की। अब 15 जनवरी को आईएमए की लॉबी ये कहती है, आईएमए जो डॉक्टरों का संगठन है वो
प्रधानमंत्री से कहता है कि या तो प्रधानमंत्री इसको साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। अब जब ये लॉबी प्रधानमंत्री के नाम से कोई खबर है उसको भी माफी मांगने के लिए कह सकते हैं, तो कितना प्रभाव इसका होगा आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। लेकिन बाद में इस चीज को मैंने जैसे किया गया, इसके बारे में यह कहा गया कि इस मीटिंग में इसके बारे में कोई चर्चा प्रधानमंत्री की ओर से नहीं हुई, लेकिन यह खबर बहुत दिन चर्चा में रही थी। और यह खबर जब चर्चा में रही, देखिए कुछ चीजों के विषय में हमारे पदेन पदाधिकारी नहीं बोल सकते, आपको और हमें पता है कि फार्मा कंपनियां आप में से आपके 5 रुपए की दवाई 106 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की हो जाती है, 13 रुपए की सिरिंज 190 रुपए की हो जाती है। ये फार्मा कंपनियां कैसी हैं? सरकार समय समय पर रेगुलेशन लाती है। रेगुलेशन क्या लाती है कि दवाओं के मूल्य के ऊपर कंट्रोल होगा, लेकिन होता क्या है कि दवाओं के मूल्य के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। दवाओं के मूल्य के ऊपर कंट्रोल, जिस दवा को गवर्नमेंट कंट्रोल की सूची में लाती है वो दवा बनानी कंपनियां कम कर देती हैं, बंद कर देती हैं। और उस कंट्रोल की लिस्ट से बाहर निकलना है तो जैसे एक दवा है, अब जैसे मान लीजिए आप कहें कि हमें, जैसे बाजार में आटा, अगर सरकार आटे के रेट तय कर दे तो सरकार कहेगी कि गेहूं के आटे का रेट 30 रुपए किलो प्रति किलो से अधिक नहीं बेच सकता कोई भी। अब वो आटा नहीं बेचेंगी, वो क्या कहेंगी जी आटे के अंदर हमने कुछ और मिला दिया, आटे के अंदर हमने कोई और चीज बना दी और अब हम आटा 50 रुपए किलो बेचेंगे, 100 रुपए किलो बेचेंगे, क्योंकि 30 रुपए किलो आटा नहीं बेचना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे आलू की चिप्स हैं। अब आलू की चिप्स का मान लीजिए सरकार ने रेट तय कर दिया कि आलू की चिप्स 50 रुपए किलो बेची जाएंगी। अब 50 रुपए किलो में कॉस्टिंग पूरी होती है, प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन अगर कंपनी ये चाहती है कि मुझे 50 रुपए के प्रॉफिट से काम नहीं मिलेगा तो वो क्या कहेगी जी मैंने आलू की चिप्स के ऊपर केसर छिड़क दिया, और इस केसर छिड़कने के बाद अब ये आलू की चिप्स नहीं रही, ये केसर युक्त आलू की चिप्स बन गई है, तो हम इसका रेट 1000 रुपए किलो लेंगे। तो ऐसे जो मेन साल्ट है उन दवाइयों के अंदर ये गैर जरूरी मिलावट करके उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और कॉम्बिनेशन बनाने के नाम पर महंगे दामों पर बेचते हैं, डॉक्टर के पास अपने एमआर को भेजते हैं। ये जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं ना, इनका एक बड़ा खर्च फील्ड स्टाफ का होता है। फील्ड स्टाफ का काम क्या होता है? फील्ड स्टाफ का काम कोई दुकान पर जाकर रिटेलिंग करना नहीं होता। फील्ड स्टाफ का काम ही यही है कि एक शहर में जब वो जाएगा तो शहर के छोटे से छोटे गांव के डॉक्टर से लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलेगा, और उसको फ्री में सैंपल देना, उसको गिफ्ट देना, और उसको अपनी दवाई के बारे में बताना, उसको लालच देना, दवाई लिखवाना, और उस एरिया में जितनी उसकी दवाई बिके उसके हिसाब से उसको कमीशन देना। और देखिए ये बेईमानी का धंधा सब नहीं है, मैं फिर से अपनी बात कहता हूं, बहुत से डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सेवा के भाव से काम करते हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं, और उन्हीं के भरोसे ये देश चल रहा है। अच्छे लोग अभी भी हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस बेईमानी के धंधे में जो पूरी ईमानदारी रखते हैं। लैब वाला पूरा ईमानदार होता है, जाता ही आपसे पूछेगा कि किस डॉक्टर ने रेफर किया है, तो रेफर करने के बाद जो मेरे कुछ मित्र जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि रेफर करने के बाद डॉक्टर को हिसाब किताब नहीं करना होता, लैब वाला खुद हिसाब करने के लिए आता है वीकली कि जी आपने 5 पेशेंट भेजे थे, उसमें 4 एक्सरे वाले थे, 5 अल्ट्रासाउंड वाले थे, कुछ एमआरआई वाले थे, पैथ लैब वाला जाता है, और उसके बाद कुछ ये ब्लड की टेस्टिंग वाले थे, तो ये 30% के हिसाब से आपका ये हिस्सा बंद लिफाफे में बिना गिने उनको दे आते हैं। और कमाल की बात यह है कि ईमानदारी इतनी है, एक भी पेशेंट की हेरफेर नहीं होती और एक भी नोट कम ज्यादा नहीं निकलता। तो इतनी बेईमानी इतनी ईमानदारी के साथ की जाती है। कैसे की जाती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 10 पैसे की टिक्की को, 10 पैसे की टेबलेट को 35 रुपए तक बेचा जाता है। पैरासीटामोल जो 10 पैसे की पड़ती है, अब पैरासीटामोल क्योंकि सब कंपनियां बनाती हैं और एक तरीके से जेनेरिक दवाई है और सबकी मिलती है, सरकारी भी मिलती है, तो ये 1.5 रुपए तक की, मतलब 10 पैसे वाली 1.5 रुपए की तो वो चीज भी मिलती है जो सबसे कॉमन है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अपने यहां आलू प्याज कॉमन है ना, आलू प्याज पूरे देश में उपजाया जाता है, सब जगह मिल जाएगा। अब आलू प्याज के दाम भी जो कॉमन होने चाहिए उसके ऊपर भी कम से कम 1500% का मुनाफा लेना। आप सेट्रीजिन नाम की एक टेबलेट होती है जो 20 पैसे की पड़ती है, वो 5 रुपए तक की बेची जाती है। सिप्रोफ्लैक्सोसिन नाम की एक टेबलेट है जो 1.5 रुपए की है लेकिन 12 रुपए तक की बेची जाती है। ऐसे ही
₹35 किलो वाला, ₹35 का जो प्रोटीन पाउडर आता है वो डिब्बे में पैक होते ही ₹250 का, ₹500 का, ₹600 का हो जाता है। और जिस डॉक्टर के पास जाएं वो 2-4 मल्टीविटामिन, 2-4 प्रोटीन के डिब्बे कुछ ना कुछ तो लिख देगा। एपेटाइजर सिरप जो ₹15 के होते हैं जेनरिक, ब्रांडेड होते ही वो ₹150 के हो जाते हैं, 1000% तक वो बढ़ जाते हैं। HIV की टेनीफीवर नाम की एक एफासिरोज एक दवा आती है जो ब्रांडेड ₹1,75,000 की है, जबकि वही जेनरिक ₹840 एक महीने की मिल जाती है। ₹840 एक महीने का खर्च एक दवा का। और HIV की वही दवा अगर आप किसी बड़ी कंपनी की लेते हैं जिसको डॉक्टर लिखेगा, डॉक्टर कहेगा कि ये बहुत अच्छी है, काम उसको वैसा ही करना है। आपने आलू एक 5 स्टार होटल से लिया और एक आलू आपने अपने घर के पास की रेहड़ी वाले से लिया, तो आलू का काम बराबर करेगा। आलू के कार्बोहाइड्रेट, आलू के अंदर जितने भी तत्व हैं वो सेम है, लेकिन क्योंकि 5 स्टार होटल से खरीदने के लिए आपको आपके डॉक्टर ने कहा है, तो आपको यही लगेगा कि मैंने पड़ोस से खरीदा है, तो वो वैसा काम नहीं करेगा। ऐसा काम फार्मा की लॉबी में होते हैं। इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज कहा कि हमारे पीछे ये ड्रग की लॉबी और ये फार्मा की लॉबी पड़ी हुई है। आगे मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने और देता हूं। नोवार्टिस नाम की एक कंपनी है, उसने कैंसर की एक दवाई बनाई और कैंसर की दवाई बनाकर सालों तक उसने 1 महीने की दवाई ₹1.5 लाख से लेकर ₹2.5 लाख महीने तक बेची। जब उसकी पेटेंट की अवधि खत्म हो गई तो भारत की जेनरिक भारत के ब्रांड ने उसको बनाना शुरू किया। अब भारत में जब वो ब्रांड बनाना शुरू किया तो उसका खर्च ₹1.5 लाख से घटकर ₹12,180 महीना हो गया। तो वो जो नोवार्टिस नाम की जो बाहर की कंपनी है वो कोर्ट में चली गई कि ये जो दवा हम बना रहे हैं इसको केवल हम बनाएंगे, भारत में इसको और कोई व्यक्ति बनाकर बेच नहीं सकता। मुकदमा चला, भारत की कोर्ट ने इसका मुकदमे का फैसला भारत के लोगों के हक में दिया कि भारत के अंदर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ₹1.5 लाख महीने की दवा खरीदने की नहीं है, वो ₹12,180 में जब यहां की कंपनियां दवा बनाकर दे सकती हैं, तो आप जबरदस्ती इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। ये तो कोई ईमानदार जज रहा होगा, हमारी जुडिशरी का सिस्टम अभी भी ईमानदार कुछ बचा हुआ है, तो उन्होंने ये निर्णय दे दिया। ऐसे ही बेयर नाम की एक कंपनी है, कैंसर की दवाई बनाती है। सोरोफेनिब के नाम से सोरोफेनिब के नाम से नेक सावर के नाम से बेची जाती है। 1 महीने का खर्च पड़ता है $5,030। इसको यदि हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, $70 का $1 US डॉलर को मानकर, तो यह बैठता है ₹3,52,100 की 1 महीने की दवा। और यही दवा जेनरिक दवा पड़ती है $122 की। $122 को यदि हम रुपए बनाते हैं तो बनते हैं 8,540। मतलब क्या है, ₹8,540 में दूसरी कंपनी वही दवा बनाकर बेच सकती है, लेकिन कुछ कंपनियां डॉक्टर के साथ मिलकर, लॉबी के साथ मिलकर अपनी मोनोपोली करते हुए उसी दवा को ₹3,52,000 में बेचते हैं। तो ये अंतर कितना है आप समझ लीजिए। भगवान ना करे हमारे किसी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी व्यक्ति को कैंसर ना हो जाए, यदि गलती से उनको कैंसर हो गया और वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, तो आप मुझे सोचकर बताइए, आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पूरे शहर में, आपके शहर के अमीर से अमीर व्यक्ति को ले लीजिए, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाए, तो हर महीने की ₹3.5 लाख महीने की दवा खाने की हैसियत कितने लोगों की है। और ये दवा लेते ही, ऐसा नहीं है चमत्कार कि ये दवा जो बिक रही है ₹3.5 लाख महीने की, इस दवा को खाते ही कोई कैंसर दूर हो जाएगा, कोई सवाल नहीं करता। दवा खरीदते हैं तो खरीदते हुए कोई नहीं पूछता कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर हमें दवा लिखता है एलोपैथी के नाम से, हम पर्चा बनाकर ले आते हैं, डॉक्टर जितने मांगता है उतनी ओपीडी की फीस देते हैं, केमिस्ट जितना बिल बनाता है उतना वो पे करते हैं, बहुत अधिक। कोई झिक झिक करने वाला व्यक्ति हो तो 10% तक छूट करवा लेता है। अब जिसमें मुनाफा ₹8,500 की दवा के ऊपर ₹3.5 लाख का इतना गैप हो, उसमें 10% वो छूट भी करवा लेगा और छूट करवा कर ले भी आया, तो वो सवाल नहीं करता कि इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कब हुआ, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये सवाल भी हम नहीं पहुंचते।
ये हमारी इतनी मानसिक गुलामी है कि हमारे आयुर्वेद के ऊपर हमारा भरोसा उठ चुका है, और एलोपैथी की कोई बात हो तो हम आंख मूंद कर यकीन करते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी में कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिख दिया, हमें समझ ना आने वाली भाषा में लिख दिया, तो इसका मतलब ये ठीक है। और हमारी दादी नानी ये मूर्ख हैं, ये पागल हैं, इनके अंदर कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। हमारे पूर्वज तो मूर्ख रहे हैं। यदि हमारे पूर्वज मूर्ख होते तो महाराणा प्रताप का 80 किलो का भाला नहीं होता, महाराणा प्रताप का 120 किलो का कवच नहीं होता, वो 100 साल तक जीते नहीं। हमारे वेदों में 100 साल तक जीने की बात नहीं लिखी होती। हमारे वेदों में, हमारे चारों वेदों में आयुर्वेद एक उपवेद है। आयुर्वेद सब कुछ नहीं है, एक उपवेद है कि हम आयुर्वेद के अनुसार जीवन जिएंगे तो कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। ये ज्ञान विज्ञान है। मैंने एक दवा के बारे में अभी आपको बताया था, फेबी फ्लू के बारे में। उसके एक व्यक्ति की कॉस्ट 14 दिन की दवा लेते हैं तो 6,500 रुपए की पड़ती है, और वो सबके ऊपर असर नहीं करती, सबके ऊपर पूरा असर नहीं करती। अब दूसरी दवा कौन सी है? दूसरी दवा है रेमडेसिविर। आप सामने देख रहे हैं, ये रेमडेसिविर जो दवा है ये भी भारत के अंदर दी जा रही है, और इस रेमडेसिविर दवा के 5 दिन के कोर्स की कॉस्ट 1,75,000 रुपए बैठती है। 1,75,000 रुपए लोग इसको लेंगे, डॉक्टर लिखेगा। मान लीजिए आप और हम बहुत सामान्य परिवारों के व्यक्ति हैं, हमारे घर के अंदर 2 लाख 5 लाख रुपए भी नहीं रहते, बैंक अकाउंट में भी नहीं होते, और खुदा ना करे, भगवान ना करे कि हमारा कोई परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसको रेमडेसिविर ही देनी पड़ेगी क्योंकि और कोई दवा नहीं है, तो आप और हम कर्ज लेकर पैसे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बीबी, अगर कोई घर में कोई मुखिया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो पत्नी खुद अपना मंगलसूत्र उतार कर दे देगी कि इसको बेच दो, मेरे सारे गहने बेच दो, लेकिन किसी भी तरीके से डॉक्टर की बात माननी है। जमीन गिरवी रख दी जाती है। हर साल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल 3 करोड़ लोग केवल इसलिए गरीब हो जाते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उस साल वो इलाज करवाते हैं। हर साल 3 करोड़ लोग इस एलोपैथी के सिस्टम के कारण गरीब होते हैं। भारत के डीएनए के अनुसार, भारत की आत्मा के अनुसार और भारत की मानसिकता के अनुसार, भारत के अनुरूप यदि कोई ट्रीटमेंट की पैथी है तो वो केवल आयुर्वेद है। पूज्य स्वामी जी महाराज की गलती यह है कि वो आयुर्वेद को घर घर में लोकप्रिय बना रहे हैं। उनकी गलती यह है कि अश्वगंधा जिसके ऊपर जापान ट्रायल कर रहा है, शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, हल्दी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, अमेरिका ने हल्दी का नीम का पेटेंट करवा लिया तो हमें पता लगता है, उस हल्दी के ऊपर अमेरिका के मेडिकल रिसर्च जर्नल के अंदर 53 पेज का आर्टिकल लिखा जाता है, 53 पेज का। तो हमने उस हल्दी के गुणों को नहीं पहचाना, लेकिन दूसरे लोगों ने पहचान लिया। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे नर्सिंग होम हैं, आज डॉक्टर डे हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन नर्सिंग होम के बारे में एक व्यक्ति जब परसों में कार्यक्रम कर रहा था तो वो फेसबुक के ऊपर लिखता है कि जो लोग मरे हुए जानवर की चमड़ी उतारते हैं ना, वो तो फिर भी समाज में गंदगी को, पर्यावरण में गंदगी को दूर करते हैं, उनका कुछ ना कुछ लेवल है। लेकिन जो मरे हुए जानवर, आदमी की चमड़ी उतार लें, उसको नर्सिंग होम कहते हैं। यह कहा गया है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि जब वो नर्सिंग होम में जाते हैं तो ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। अभी मैं और आपके सामने बात करूं तो ये एलोपैथी महंगी क्यों है? महंगी इसीलिए है कि एलोपैथी हमें समझ नहीं आती। साल्ट का नाम क्या है, कौन सा साल्ट है, कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट नहीं करेगा, ये ज्ञान नहीं है। तो हमें कोई भी उल्लू बना सकता है, कोई भी लूट सकता है। ये फार्मा कंपनियां भी इसीलिए उल्लू बनाती हैं क्योंकि आम आदमी को नहीं पता पैरासीटामोल कौन सा साल्ट है, कौन कौन सा क्या साल्ट है, किस बीमारी में ले सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद की सामान्य जानकारी घर घर में है। एक हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड के अंतिम गांव का एक गांव जिसके अंदर केवल 20 मकान हैं, जहां पीढ़ियों तक कोई व्यक्ति स्कूल में नहीं गया, जहां पर कोई पुस्तक नहीं है, उस गांव के अंदर भी आप किसी बूढ़ी दादी नानी से पूछेंगे तो छोटा बच्चा यदि डाइजेशन की वजह से, पेट में अफारे की वजह से रोता होगा तो वो बता देगी कि आप इसकी नाभि के ऊपर हींग लगा दो, ये ठीक हो जाएगी। वो उसको पता है कि शाम को मूली की सब्जी नहीं खानी। मूली एक है, आधुनिक विज्ञान तो केवल ये पता लगा पाया है कि मूली के अंदर ये तत्व हैं,
उसने ये पता नहीं लगाया कि मूली सुबह क्या असर करेगी, शाम को क्या असर करेगी, दोपहर को क्या असर करेगी, कैसे वात को बढ़ा सकती है, कैसे जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती है, और इस मूली को खाने के बाद गुड़ खाना क्यों जरूरी है, मूली किसके साथ खानी है, किसके साथ नहीं खानी है। ये डिटेल रिसर्च करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, हमारे आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान ने किया है। तो इतनी माइक्रो डिटेलिंग, और ये माइक्रो डिटेलिंग किसी पुस्तकों में नहीं छापी गई, ये जन जन में और घर घर में पीढ़ियों से पीढ़ियों में ट्रांसफर होती रही, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बताई जाती रही। तो ये ज्ञान विज्ञान को जगाने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, इसलिए वो टारगेट के ऊपर हैं। तो कोरोना की दूसरी दवाई 2.25 लाख रुपए की 1 साल की है, और ये न्यूज 18 की खबर है। अब कंपनी 2.25 लाख रुपए की 5 दिन की दवाई एक व्यक्ति के लिए बेच रही है, और बेचने के बाद भी क्या कहती है, सस्ती तो है ना। और फिर आगे क्या कहती है कि हमारा टारगेट है कि जितने भी विकसित देश हैं उन सब में हम इस दवाई को पहुंचाना चाहते हैं। मतलब क्या है कि इस देश में 700 करोड़ इस दुनिया की आबादी है, तो 700 करोड़ में जो 150-200 करोड़ हमें 2.25 लाख रुपए की पेमेंट कर सकते हैं, उन सबको हम ये दवाई बेचना चाहते हैं। आज पतंजलि ने दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आयुष मिनिस्ट्री ने, कम्युनिकेशन गैप रहा, आयुष मिनिस्ट्री ने यह कहा कि हमें जानकारी नहीं है। और आज जब सारी बातचीत हुई, पतंजलि ने सारे पेपर्स उपलब्ध करवाए, सोशल मीडिया के अंदर भी डाले, तो दुख इस बात का है फिर भी एक बड़ा गैंग, एक बड़ी लॉबी है जो मीम बनाती रही, जो मजाक उड़ाती रही, जिन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे संत का मजाक उड़ाया, जो दवाई को बेचना नहीं चाहते। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम तो ये दवाई जो गरीब व्यक्ति हैं उनको फ्री में देना चाहते हैं, फ्री में हम ये दवाई उपलब्ध करवाएंगे, हम किसी से पैसा लेना नहीं चाहते, ये पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये सारी दवाई आपके घर में है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आयुष मिनिस्ट्री के नाक तले गांजा बिकता है, अफीम बिकती है, चरस बिकती है, शराब बिकती है, वो सब जायज है, लेकिन कोरोना की दवाई, घर बैठे रसोई घर की दवाई बताना ये नाजायज है। एक व्यक्ति सोशल मीडिया में लिखता है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है। ये कौन कहता है? आयुर्वेद की पहली दवाई आई है जो क्लिनिकली प्रूवन है, जिसका कंट्रोल ट्रायल किया गया। उस आयुर्वेद की एक दवाई से एक बड़े बाजार में एक बड़े लोगों को खुजली और जलन होने लगी है। अब ये देखिए, सारे दावे हैं, 12 घंटे में सांसें ताजा करते हैं 10 रुपए में। इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ क्या? आप खरीदते हैं, आपने कभी सवाल उठाया क्यों? क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। आपने कभी ये जो डेंड्रफ से सुरक्षा के लिए विदेशी कंपनी लिखती है कि 100% डेंड्रफ सुरक्षा, क्लिनिकल प्रूवन, क्लिनिकल प्रमाणित, अब इसका कभी हमने सर्टिफिकेट मांगा और ये बेचती है पूरे पेज के ऊपर विज्ञापन करके। पतंजलि ने तो कोई विज्ञापन नहीं किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो उस दिन केवल क्या सूचना दी कि कोरोनिल को और इन दवाओं को ट्रेडिशनल, परंपरागत जो इनके गुण है, परंपरागत गुण क्या है? जैसे अश्वगंधा का परंपरागत गुण है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, स्वासारी का परंपरागत गुण है खांसी को दूर करना, गले की सूजन को दूर करना, हमारे जो रेस्पिरेटरी के ट्रैक है इसको ठीक करना, इसके अंदर सूजन को, इन्फ्लेमेशन को, इनको ठीक करना, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियों को दूर करना। तो इनके परंपरागत गुणों के आधार पर इसका ड्रग लाइसेंस लिया गया, बिल्कुल लीगल तरीके से लिया गया। और ड्रग लाइसेंस लेने के बाद जब दवाई बनाई गई तो कोरोना के मरीजों के ऊपर जयपुर के हॉस्पिटल में इसका ट्रायल किया गया। हॉस्पिटल में जो ट्रायल किया गया वो दोनों तरह का ट्रायल किया गया, ब्लाइंड ट्रायल भी किया गया, दूसरा ट्रायल भी किया गया। ट्रायल की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा रखी। अब रखी तो उसमें जिन मरीजों को ये दिया गया था उन मरीजों को लाभ हुआ। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये मानसिक गुलामी इतनी गहरी है कि ये नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति खुलकर ये कहे कि हमने इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर दिया। पूरी एलोपैथी में किसी भी चीज का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है। वो कहते हैं कि हम केवल कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, माइग्रेन को कंट्रोल करते हैं, आर्थराइटिस को कंट्रोल करते हैं, थायराइड को कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि क्योर होता नहीं है। वो जो जिस पैथी से चलते हैं, क्योर के लिए तो परहेज भी करने पड़ेंगे। आज डॉक्टर किसको अच्छा माना जाता है? वो कहते हैं उसी डॉक्टर को अच्छा माना जाता है जो कहता है कि कुछ भी खाओ, कोई परहेज नहीं है। अब किसी के गले में खराश है, किसी का गला खराब है, किसी को बुखार है, किसी को मोटापा है, किसी को दूसरी कोई बीमारी है, यदि डॉक्टर उसको कहेगा कि कोई परहेज नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। हमारे आयुर्वेद का तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र यही है कि औषधि से अधिक लाभकारी परहेज काम करते हैं, अनुशासन काम करता है। अपथ्य आहार करेंगे तो औषधि लेने का कोई लाभ नहीं है, और यदि हमने पथ्य आहार किया तो औषधि नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा। यह आयुर्वेद का गहरा सूत्र है, पहला सूत्र है। अब ये तूफानी करते हैं, ये बाइक से छलांग लगाते हैं, एक पानी के अंदर जहर मिला हुआ पीते हैं, कीटनाशक मिले हुए पीते हैं। संसद में रिपोर्ट आ चुकी, संसद ने कमेटी बनाई, संसद अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी, लेकिन क्या देश में यह जहर बिकना बंद हुआ? इसके ऊपर कभी क्लिनिकल एविडेंस मांगे गए कि इससे तूफानी होता है? हमने कभी डर के आगे जीत है, इससे कितना डर खत्म होता है? अगर इतना ही डर खत्म होता है तो इसको हम पिलाते क्यों नहीं डिप्रेशन के मरीजों को? यदि इतना ही डर खत्म होता है तो हर सैनिक के लिए मिलिट्री में अनिवार्य कर देना चाहिए कि ड्यू पियो, उसके बाद चाइना से लड़ जाएंगे। इनमें से कितने लोग हैं जो नकली हीरो हैं, जो ड्यू पीकर चाइना को गौलान घाटी से बाहर निकाल सकते हैं? यदि इतनी हिम्मत है तो इनको ड्यू पिलाकर भेज दें हम चाइना के बॉर्डर के ऊपर, पीओके में भेज दें, बलूचिस्तान में, बाल्टिस्तान में भेज दें कि वहां वो उसको आजाद करवा लेंगे। हम ये जहर मिलाकर बोतल बंद करके बेच सकते हैं, लेकिन इस देश में हम तुलसी की, अश्वगंधा की, अदरक की, दालचीनी की, काली मिर्च की, हल्दी की बात नहीं कर सकते। ये कैसी गुलामी है? इस गुलामी से हमें मुक्त होना है। संसद में पेप्सी बंद है। अगर ये इतनी खराब है कि संसद में बंद है तो देश के लोगों को क्यों पिलाई जाती है? और एडवर्टाइजमेंट के साथ पिलाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को पिलाई जाती हैं जिनको अपना अच्छा बुरा नहीं पता। सॉफ्ट ड्रिंक से ये एक रिपोर्ट है कि 2.25 लाख मौतें होती हैं। इसके अंदर क्या क्या जहर है, इसके बहुत से वीडियो हैं, बहुत बार हम बोल चुके हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिल्म स्टार इसकी करोड़ों रुपए लेकर ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन करते हैं, जो विज्ञापन करने वाले हैं उनके खुद पतिदेव गंजे हैं, और वो खुद ऐसे तेल का विज्ञापन करते हैं कि इस तेल से बाल आ जाएंगे। अब दोनों विज्ञापन में आप देख लीजिए कि बालों में कितना फर्क है, ये नकली बाल है कि असली बाल है। लेकिन यहां पर इसके लिए कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं। हेयर डाई बिकती है। ये रिपोर्ट अमर उजाला की क्या कहती है कि हेयर डाई से कैंसर होने का खतरा है। 47,000 महिलाओं के ऊपर शोध किया गया, लेकिन हेयर डाई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे। उसमें जहर बिक सकता है। आयुर्वेद के नाम पर अच्छी चीज भी नहीं बिक सकती। 30 दिनों में गंजेपन का इलाज, 3 दिन में इलाज, टूथपेस्ट में हड्डियां, दिल को खतरा बढ़ाने वाला टूथपेस्ट, निकोटीन वाला टूथपेस्ट, तंबाकू वाला टूथपेस्ट, डॉक्टर ऑर्थो का तेल बिक सकता है। कितना? 100 ml 2,000 रुपए का, वो बिक सकता है। गारंटी के साथ इलाज लेते हैं, विज्ञापन करके बेचते हैं। इसमें कितने लोगों के घुटने बचे हैं? आर्थराइटिस कितनों का ठीक हुआ है? क्या कभी हमने सवाल किया? यह सवाल केवल किसी मिनिस्ट्री का नहीं है, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल ये सिस्टम का है। सवाल ये हमारी परंपराओं के ऊपर गौरव करने का है, हमारे खुद के ऊपर स्वाभिमान करने का है। सोना बेल्ट बिकती है कि पतला कर देगी। कितने लोग पतले हुए? सोना बेल्ट के नाम से लूटा जाता है, लेकिन क्या कभी हमने सवाल उठाया कि सोना बेल्ट से कितने लोग पतले हुए? इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कहां पर हुआ? अमृत बेचा जाता है, तरह तरह के दावे करके नवरत्न तेल बेचा जाता है कि ठंडा ठंडा कूल कूल है। कितने लोग इससे ठंडे ठंडे कूल कूल हुए? कितना ठंडापन आया? बल्कि बीच में तो एक खबर यह आई कि जिन तेल के अंदर कपूर की बड़ी मात्रा या केमिकल का प्रयोग किया जाता है, वो सिर के अंदर परमानेंट डैमेज करने का काम करते हैं। ये पेंटीन ये कहता 3 मिनट के अंदर हम चमत्कार कर देंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो चमत्कार की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इतने लोगों ने ली एक हॉस्पिटल में, उनको ये लाभ हुआ। ये जो 3 मिनट में चमत्कार का दावा करते हैं, क्या कभी हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की? जो कहते हैं कि 14 दिन के अंदर आपके बाल मोटे हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अब कौन सी मशीन से ये इन्होंने ट्रायल किया क्लिनिकल की? बालों की मजबूती नापी हो, बालों की मोटाई नापी हो। हेयर ऑयल बेचे जाते हैं, घुटनों के ऑयल बेचे जाते हैं,
कुछ नहीं बचेगा, सब बचेगा। अब शक्ति कपूर जी जो इसकी ऐड कर रहे हैं, इनको यदि पत्थर खिला दें तो पचा कर दिखाएंगे ये। इन्होंने कोई स्टोन क्रशर लगाया हुआ है क्या? पश्मीना खा लेंगे तो स्टोन क्रशर अंदर ही लग जाएगा कि पत्थर भी खा लेंगे तो पच जाएगा? हॉर्लिक्स लेकर कितने बच्चे गोल्ड मेडल ले आए, बोर्नविटा पीकर, बूस्ट पीकर कितने बच्चे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। कितनों की लंबाई हुई कि लंबाई में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब ये सरेआम ऐड होती है कि ईट चिकन, इट्स हेल्दी एंड बेनिफिट्स यू। सरेआम ऐड करते हैं, किस लिए करते हैं? कि चिकन खाओ। अब ये चिकन खाने वालों की वजह से तो H1N1 आया, स्वाइन फ्लू आया, कोरोना आया। यदि इस दुनिया के लोग चिकन खाना छोड़ दें, मांसाहार छोड़ दें, तो ये वायरस आना बंद हो जाए। अब तो ये सारी रिसर्च आ चुकी है, लेकिन इनके ऊपर कोई बैन नहीं है। उल्टा इनको प्रमोट किया जाएगा कि सब खाओ, जो नहीं खाता वो ठीक है। जंक फूड खिलाया जाता है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, जिसको खाकर लोग मरते हैं, मोटे होते हैं, बीमारियां होती हैं, जिसकी मेडिकल जर्नल के अंदर स्टडी आ चुकी है, जिनके लिए पूरी रिपोर्ट है, जो प्रूवन रिपोर्ट है, जिसके लिए एलोपैथी के डॉक्टर, आज डॉक्टर्स डे हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो भी मानते हैं और जो बुरे डॉक्टर हैं वो भी मानते हैं कि जंक फूड से हमें बीमारियां लगती हैं। लेकिन जंक फूड के ऊपर कोई बैन लगा पाए क्या? ये जो एक बर्गर बनता है, एक पिज्जा बनता है, उसके अंदर कितने केमिकल डाले जाते हैं, उनके ऊपर कोई जमा नहीं। पेट साफ करने की गारंटी लेते हैं, संधि ठीक करने की गारंटी लेते हैं, अलग अलग तेल बेचे जाते हैं, कैप्सूल बेचे जाते हैं, वेट गेनर बेचे जाते हैं, यौवन बढ़ाने वाली दवाएं बेची जाती हैं, 30 दिन में गारंटी लेती हैं कि सबको बहुत मजबूत बना देंगे, गामा पहलवान बना देंगे। बिस्किट के अंदर, चॉकलेट के अंदर मांसाहारी चीजें डाली जाती हैं। या आप देखिए, घोड़े का मांस परोसा जाता है, हॉर्लिक्स में कोई पावर नहीं, कॉम्प्लेन में कोई दम नहीं है। ये रिपोर्ट भी आ गई, सरकार ने 38 ब्रांड की जांच भी कर ली और जांच करने के बाद नोटिस भी दिया, लेकिन आज भी ये चीजें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कैसे करते हैं ये देखिए, सरेआम पेपर में मोदी जी की फोटो छापते हैं, राष्ट्रपति जी की फोटो छापते हैं और जो कहते हैं कि सारे दुख दूर कर देंगे, आप हमसे गुरु मंत्र ले लीजिए। निर्मल बाबा ऐसे बाबा हैं जो समोसा खिलाकर, चटनी खिलाकर दुख दूर करते हैं। गंडे ताबीज वाले तो ऐसे हजारों बाबा तांत्रिक हैं, जो जिसमें मुसलमान तांत्रिक भी हैं, दूसरे धर्मों के तांत्रिक भी हैं, जो कहते हैं सारे दुख हम दूर कर देंगे, जो आप चाहोगे वही हो जाएगा। आप किसी लड़की को चाहते हैं तो वशीकरण करके उस लड़की को आपके पास ला देंगे, आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, खुद बेरोजगार हैं। क्या पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसी कोई ढोंग आडंबर पाखंड की बात की? उन्होंने तो योग दिया, योग से बीमारियां कंट्रोल ही नहीं, क्योर हुई। बीपी क्योर हुआ, डायबिटीज क्योर हुआ। मुझे याद आता है वो समय जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहल ये कहा था कि योग से ये बीपी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, दमा, अस्थमा दूर होता है, ठीक होता है। तो ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर आरोप लगाए गए थे और आज दुनिया के 200 देश योग के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। ये हमारी विजय है कि आज जो 2000 में, आज से 20 साल पहले जो लोग ये कहते थे कि ये संभव नहीं है, यदि आप बीपी क्योर करने की बात करते हैं, डायबिटीज क्योर करने की बात करते हैं, आर्थराइटिस क्योर करने की बात करते हैं, दमा क्योर करने की बात करते हैं, माइग्रेन क्योर करने की बात करते हैं, सियाटिका क्योर करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब आपका दावा मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर आता है। लोगों ने खूब सवाल उठाए, पूज्य स्वामी जी महाराज को खूब घेरा। जैसे अभी एफआईआर दर्ज हो रही है वैसे ही एफआईआर दर्ज की गई। उनको यह कहा गया कि आपने तो अपने लोगों को खड़ा किया है। और उसके बाद जब सहारा हॉस्पिटल ने ट्रायल किया, विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक लिखी गई और दूसरे देशों में लोगों ने योग करना शुरू किया, और जब सारे एविडेंसेस आए तो आज पूरी दुनिया में योग को स्वीकार कर लिया गया। वो लोग भी जो योग नहीं करते, जो सोए रहते हैं, जिनकी योग में आस्था नहीं है, आज वो विरोध नहीं करते। आज योग को स्वीकार्यता मिली है, और ये स्वीकार्यता केवल योग को नहीं मिली, ये भारतीय संस्कृति को मिली है। आज दुनिया के 200 देश भारत से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? वो भारत से योग को इंपोर्ट करवा सकते हैं, मेडिटेशन को, शांति को, खुशी को, तसल्ली को इंपोर्ट करवा सकते हैं, और भारत पूरी दुनिया में योग को एक्सपोर्ट कर सकता है। इस मुकाम पर योग को पहुंचाने में प्रयास तो बहुत से लोगों का रहा, योगदान भी रहा, लेकिन सबसे अधिक योगदान यदि किसी का रहा तो पूज्य स्वामी जी महाराज का है। अब इन लोगों को, इन फार्मा लॉबी को, ड्रग लॉबी को, इस मल्टीनेशनल की लॉबी को, इस
जो भारतीय संस्कृति की विरोधी लॉबी को, वामपंथी लॉबी को डर किस बात का है? डर इस बात का है कि योग तो प्रतिष्ठापित हो गया, अब योग के बाद यदि आयुर्वेद भी प्रतिष्ठापित हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर भारत दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा। एप्पल का आविष्कार करने वाला स्टीव जॉब्स दुनिया की सबसे मॉडर्न मशीनरी बना रहा है, सबसे क्रिएटिव माइंड उसका माना जाता है कि उसका ब्रेन बहुत अद्भुत है, लेकिन वो जब डिप्रेशन में आता है तो वो कहां आता है? एक दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति भी गाइडेंस लेने के लिए कहां आता है? भारत के अंदर आता है। फेसबुक का सीईओ कहां पर आता है? भारत के अंदर आता है। क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर सुपर साइंस है, शांति यहां पर मिलेगी, और जहां पर ऐसा साइंस हो वहां पर ये सारे साइंस बोने पड़ जाते हैं। तो भारत के अंदर ये ज्ञान विज्ञान है, भारत के अंदर ये ताकत है कि भारत में यदि आयुर्वेद को स्वीकार्यता मिल जाएगी तो एक बड़ा काम हो जाएगा। चमत्कारी अंगूठी बेचते हैं, 10 रुपए की अंगूठी बेचकर कहेंगे कि किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। अंगूठी बेचने वाला है, उसकी किस्मत के दरवाजे नहीं खुले, लेकिन दूसरों के खोलते हैं। ताबीज बेचते हैं, अंगूठी 9 धातु की अंगूठी भी बेचते हैं, श्री यंत्र बेचते हैं, धन वर्षा, कहते हैं कि धन की वर्षा हो जाएगी। और अभी तो कोरोना वाले ऐसे बाबा भी आ गए जो कोरोना के लिए ताबीज देते हैं। अभी देखिए पूज्य स्वामी जी के ऊपर जितनी एफआईआर की गई ना, आप देखिए याकूब मेनन जो मुंबई के बम धमाकों का दोषी था, उसको फांसी नहीं हुई, उसके ऊपर कभी भी इतनी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उनको फांसी दी गई। तो उसके लिए आधी रात को कोर्ट खुल सकती है। एक आतंकवादी के लिए इस देश में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है। लेकिन भारत में कोई व्यक्ति यदि घर बैठे कोई इलाज बता रहा है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ये देखिए लोग खड़े हो जाते हैं। कसाब के ऊपर, कसाब को फांसी देने में 4 साल का समय लगता है, 4 साल बाद कसाब को फांसी दी जाती है। कसाब के ऊपर जितनी एफआईआर दर्ज नहीं की गई उससे ज्यादा एफआईआर पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर। यहां गुटखा बिकता है, कोई बैन नहीं है, कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं है। स्मोकिंग के कारण लाखों लोग हर साल मारे जाते हैं, लाखों लोगों को कैंसर होता है, लेकिन खुलेआम बिकता है, छोटे छोटे बच्चों को बिकता है। स्कूल के पास गुटखा बिकता है, तंबाकू बिकता है, कैंसर बिकता है, एडवर्टाइजमेंट के साथ बिकता है, शराब बिकती है। और अभी तो शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कहते हैं कि शराब की होम डिलीवरी शुरू करेंगे, इधर महाराष्ट्र में भी कहते हैं, फिर उत्तराखंड वाले भी पीछे नहीं रहते। हर स्टेट के सीएम ये बढ़त लेते हैं कि हम शराब को होम डिलीवरी करवाएंगे, घर के ऊपर भेजेंगे हम शराब को। क्या शराब क्लिनिकली प्रूव है? क्या शराब से कोई ताकत आती है? शराब से कोई तंदुरुस्ती आती है? शराब से कोई बीमारी दूर होती है? लेकिन उसके लिए कभी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे लोग जो शराब का विज्ञापन करते हैं, ऐसी कंपनियां जो शराब बनाती हैं, शराब बनाकर कितने अपराध होते हैं, कितने रेप होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं, जितने भी ऐसी चीजें जिसको आदमी करने की सोच नहीं सकता, ऐसे अपराध, ऐसे क्राइम, ऐसे एक्सीडेंट और रिश्वत लेने के काम, भ्रष्टाचार के काम, मतलब इसको दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो समाज के अंदर जितने अपराध हैं, जो क्रिमिनल साइंस को पढ़ते हैं, जो क्राइम को समझते हैं, वो ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यदि ये नशे की सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए तो 80% अपराधों के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर, अपराधों के ऊपर रोक लग जाएगी। बलात्कार कम हो जाएंगे, छेड़छाड़ कम हो जाएंगी, छीना झपटी कम हो जाएंगी, चोरियां कम हो जाएंगी, डकैतियां कम हो जाएंगी, रेप कम हो जाएगा। वो कहते हैं कि 80% हत्याएं कम हो जाएंगी। ये जो 80% अपराध होते हैं ये केवल नशे की हालत में, आवेग में, आवेश में होते हैं। इसलिए होते हैं कि आवेश में विवेक नहीं रहता। तो इनके ऊपर होम डिलीवरी, उत्तर प्रदेश में भी होम डिलीवरी चल रही, झारखंड में भी होम डिलीवरी है कि जोमेटो और स्विगी जैसे पिज्जा की डिलीवरी करती है, जैसे समोसा घर में लेकर आती है, ऐसे होम डिलीवरी में लेकर आएगी। हमें तो गांव की वो चीजें याद हैं कि गांव में कोई व्यक्ति शराब खरीदते हुए ये डरता था कि कहीं अड़ोसी पड़ोसी देख ना ले। अब घर के अंदर पैकेट बंद करके घर में आएगी, और पहले तो घर में मुखिया मंगवाएगा। अब मुखिया एक दिन मंगवा कर देखेगा तो फिर अगले दिन बच्चा मंगवाएगा, जब पिताजी घर में नहीं होंगे तो फिर बच्चे की मम्मी मंगवाएगी, फिर बच्चे की बहन मंगवाएगी, और जब पूरी पीढ़ी शराबी हो जाएगी तो भारत कैसा भारत बनेगा आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन शराब के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई सो कोज नोटिस जारी करना नहीं,
कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल में भी होम डिलीवरी होगी। मतलब होड़ लगी हुई है कि होम डिलीवरी कैसे करें, उमड़ी हुई है भीड़, लेकिन ठेके बंद नहीं किए जाएंगे। और इंटरनेट के ऊपर आप देख लो तो जिस चीज के नुकसान है उसके नुकसान नहीं दिखाई देंगे। ये लॉबी कितनी खतरनाक है, ये ड्रग्स की लॉबी है, बियर की, शराब की लॉबी, ये नशे की लॉबी, ये फार्मा की लॉबी कितनी है कि आप इंटरनेट के ऊपर शराब के, बियर के नुकसान टाइप करेंगे तो नुकसान कम आएंगे। आपने टाइप किया कि शराब के फायदे, तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के भी 1/3 हिस्से के अंदर गूगल आपको 2.25 करोड़ आपको रिजल्ट देता है कि शराब के ये बेनिफिट हैं। तो आप देखिए ये लॉबी कितनी खतरनाक है। बियर के फायदे बताएंगे कि किडनी के स्टोन दूर होता है, स्किन के ऊपर ग्लो आता है, बियर के, शराब के फायदे। तो मतलब ये लॉबी क्या है, इसने मीडिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया। मीडिया वो दिखाएगा जो ये लॉबी दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। जहरीली शराब से लोग मरते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। होम डिलीवरी हो रही है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तंबाकू से लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं कि जितनी शराब के कारण 28% एक्सीडेंट, हिंसा, खुद को घायल करना, पेट की समस्याएं, दिल की बीमारी, कैंसर, ये शराब के कारण होते हैं। तंबाकू की वजह से रोज 2700 लोग मरते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। शराब के ऊपर बैन लगाने को कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। दारू पीने के टारगेट सेट किए जाते हैं कि इतनी अधिक दारू पी जाएगी। अब पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध क्यों है? क्योंकि आज यदि आयुर्वेद को मान लिया, कोरोनिल को मान लिया, अश्वगंधा को, तुलसी को मान लिया, और यदि एक कोरोना जैसी बीमारी का इसने इलाज कर दिया, तो अब आप बताइए कि यदि ये हो जाता है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे, आपको खांसी जुकाम होगा, तो आप कोई महंगा सिरप पिएंगे या आप अपने घर के अंदर पानी को गर्म करके तुलसी के गरारे करेंगे, हल्दी के गरारे करेंगे? आप बताइए। आपकी निष्ठा आपके आयुर्वेद में, आपकी परंपरा में आ जाएगी। तो ये कोरोना के समय 2 नुकसान है। एक तो भारत के लोग कहीं एलोपैथी से दूर ना हो जाएं, और दूसरा ये कोरोना का वायरस तो बनाया ही इसीलिए गया है, वुहान लैब में इसीलिए बनाया गया है क्योंकि पूरी दुनिया को वैक्सीन लगानी है, पूरी दुनिया से करोड़ों रुपए की वैक्सीन के नाम पर लूट करनी है। और यदि ये कोरोना की दवाई पतंजलि की सफल होती है तो लोग पूछेंगे कि ये दवाई बनाई कहां से? तो इसका रास्ता निकलेगा ओम के अंदर, गायत्री मंत्र के अंदर, वेद के अंदर, आयुर्वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर। तो उनको पता है कि फिर ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम नहीं हो सकता। फिर भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकेगा। एक कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला जो अपने आप को कूल ड्यूड मानता है, वो भी समझ जाएगा कि अपने आयुर्वेद के अंदर कुछ ताकत है। आयुर्वेद के अंदर कुछ ताकत है तो वेद के अंदर भी कुछ ताकत है। और एक बड़ी लॉबी ऐसी है जो नहीं चाहती कि वेद की ताकत को दुनिया को पता लगे। तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज का है। पतंजलि भारत को इंडिया नहीं बनाना चाहती। पतंजलि एक ऐसी कंपनी है देश की 12 लाख कंपनियों में से जो इंडिया को भारत बनाना चाहती है, जो अपने डिब्बे पर पिछले 10 साल से लिखती है मेड इन भारत। अपनी सारी दवाइयों के ऊपर भारत लिखती है। तो पतंजलि से वामपंथी लोगों को, असुर गैंग के लोगों को, मीडिया के एक हिस्से को, इस देश के अंदर नेताओं के एक हिस्से को, राजनीतिक पार्टियों के एक हिस्से को दिक्कत इसी बात का है कि बाबा रामदेव, एक जमीन पर सोने वाला व्यक्ति, एक गुरुकुल में पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक 2 कपड़ों में रहने वाला व्यक्ति, वो कर रहा है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाई, जो बड़ी बड़ी लोबियां नहीं कर पाई, वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं कर पाई, वो पतंजलि करके दिखा रहा है। तो इसका विरोध तो होगा। अभी रुचि सोया नाम की एक कंपनी थी जो भारत में जो खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल है, उसकी एक बड़ी कंपनी थी, वो दिवालिया हो गई। और दिवालिया होकर लेने के बाद जो कंपनी दिवालिया थी, आप चमत्कार देखिए कि कैसे इंडस्ट्री को, स्वदेशी इंडस्ट्री को बचाने का काम पतंजलि ने किया। रुचि सोया का 5 महीने में टर्नओवर, रिटर्न 8300% रिटर्न दिया। 17 रुपए का शेयर 1500 रुपए का हो गया। तो जो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो कंपनियां जो 85 साल से भारत में हैं, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया हुआ था मानसिक तौर पर, एफएमसीजी में, फार्मा में, केमिकल्स में, रसायन में, कीटनाशकों में, पेस्टिसाइड में, वो नहीं चाहती कि भारत के अंदर कोई स्वदेशी तंत्र उपजे। बाबा रामदेव के ऊपर, स्वामी रामदेव के ऊपर आरोप लगेंगे, झूठे आरोप लगेंगे, बार बार लगेंगे। क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, वो इन मल्टीनेशनल से टक्कर लेने का काम करते हैं। और ये मल्टीनेशनल कितनी खतरनाक है आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो देखिए अमेरिका के अंदर 2 बड़ी मल्टीनेशनल है, एक कोक, एक पेप्सी।
ये दो वहां पर बड़ी पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक। ये बोला जाता है ओपनली वहां पर कि अमेरिका में जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति पेप्सी की जेब में रहता है, एक कोक की जेब में रहता है। मतलब क्या है कि ये कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि ये अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को भी अपनी जेब में रखती हैं, उससे वो कानून बनवाती हैं जो वो चाहते हैं। तो इन लोगों के सामने आप पतंजलि को क्या समझते हैं? पतंजलि के पास जो ताकत है वो धन की ताकत नहीं है। पतंजलि के पास जो ताकत है वो अपने समर्पण की, अपने सेवा की, अपने संकल्प की, और 130 करोड़ जो भारतीय प्यार करते हैं उनकी ताकत है। पूरे मीडिया ने गलत छापा, पूरे लोगों ने गलत कहा पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर, फिर भी लोगों ने भरोसा किया। आज पूरी दुनिया में एक सर्वे हमने करवाया कि कितने लोग काढ़ा पीते हैं, तो 1000 लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 700 से 800 लोग नियमित रूप से गिलोय का काढ़ा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो टीवी वाले बाबा रामदेव ने बताया है कि काढ़ा पिएंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और हमें कोरोना नहीं होगा। इस दवाई में पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या खोज की कि गिलोय से, अश्वगंधा से, तुलसी से और अणु तेल से। अब अणु तेल नहीं मिले तो सरसों का तेल डाल सकते हैं आप, और कोई तेल डाल सकते हैं। तो ये करने से, जल नेति कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो वायरस हमारे अंदर घुस नहीं पाएगा। घुस गया गलती से, नाक के अंदर घुसा, हमने जल नेति की, अणु तेल डाला तो नाक के अंदर मर जाएगा। हमने अश्वगंधा खाई तो इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट हो जाएगा कि वो वायरस अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, अंदर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। हमारी इम्यूनिटी उसको शरीर के अंदर जाते ही किल कर देगी। तो स्वदेशी का आंदोलन पूज्य स्वामी जी महाराज खड़ा कर रहे हैं, और एक बड़ी लॉबी ऐसी है जो नहीं चाहती कि यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे व्यक्ति कोई बड़ा काम करके दिखाएं। आज एक बीमारी की दवाई बनाई है, कल को बीपी की बना देंगे, परसों की सेल लाइन ट्रायल करके, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके दूसरी चीजों की बना देंगे। तो अभी जो आयुर्वेद के ऊपर आरोप लगता है ना कि जी आयुर्वेद में तो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, आयुर्वेद की तो दवाई अच्छी नहीं है, आयुर्वेद की तो जानकारी नहीं है। अगर ये मिलीग्राम में आयुर्वेद को आइडेंटिफाई कर दिया कि अश्वगंधा 500 मिलीग्राम, तुलसी 350 मिलीग्राम, गिलोय 500 मिलीग्राम, ऐसे ही तो ट्रायल किया। अब ऐसी टेबलेट बना दी, मिलीग्राम में आयुर्वेद को डिफाइन कर दिया, तो एक बड़ा काम यह हो जाएगा कि वो लोग जिनको मौका मिलता था कि आयुर्वेद के अंदर तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, पहचान नहीं है, क्लिनिकली प्रमाणित नहीं है, उन लोगों के मुंह पर ताले लग जाएंगे। और अगर ये काम एक बड़ी महामारी में हो जाए, जिस महामारी का इलाज अमेरिका नहीं कर पाया, लंदन नहीं कर पाया, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाई, उस बीमारी का इलाज यदि आयुर्वेद में निकल जाए और आयुर्वेद की कोई एक संस्था कर दे, तो ये तो पूरी दुनिया के सारे धर्मों के ऊपर तमाचा है। क्योंकि एक वैदिक धर्म ने सनातन धर्म की पुस्तकों के ज्ञान से, अब आयुर्वेद हमारे धर्म में हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। आप दूसरे धर्मों की पुस्तक पढ़ें तो दूसरे धर्मों में कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, खगोल विज्ञान नहीं है, शिल्प विज्ञान नहीं है, गणित नहीं है। हमारे तो वेद, दर्शन, उपनिषदों में पूरा विज्ञान भरा हुआ है, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो उनके मुंह के ऊपर ताला लग जाएंगे तो वो तो विरोध करेंगे। 8400% एक दिवालिया कंपनी यदि 5 महीने में रिटर्न दे सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि गुरुकुल में पढ़े हुए इस सन्यासी के अंदर मैनेजमेंट पावर कितनी है, लॉजिकल पावर कितनी है, 18 घंटे मेहनत करने की पावर कितनी है, देश को कितना दिया है। पूज्य स्वामी जी महाराज चाहते तो इस योग को पेटेंट करवाकर, योग की पेटेंट के लाइसेंस देते, स्टूडियो बना देते हर शहर में कि किसी को बीमारी ठीक करनी है तो स्टूडियो में जाओ। तो लोग महंगी फीस देते कि नहीं देते। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोई लाइसेंस नहीं, कोई ठेका नहीं, कोई कोटा नहीं, कोई परमिट नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई पेटेंट के नहीं, सुबह सुबह आस्था के ऊपर खुलेआम कहा कि ये 7 प्राणायाम है, ये आसन है, ये करो और घर बैठे बीमारी दूर कर लो। कोई पैसा खरीदने की, खर्च करने की आवश्यकता नहीं, ना सीडी खरीदो, ना पुस्तक खरीदो, ना कोई 1 रुपया खर्च करो, घर बैठे स्वास्थ्य पाओ। और साथ साथ ये भी कहा कि ये योग मेरा नहीं है, ये ऋषियों का है, हमारे पूर्वजों का है। अभी कोई अपने यहां कोई एक कॉपी भी करता ना, फोटो भी कोई कॉपी करेगा तो उस फोटो की कॉपी करने में भी नीचे अपना नाम छाप देता है। फोटो किसी और की है, सोर्स कोई और है, लेकिन उसके ऊपर भी अपना नाम छाप देता है। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने दुनिया के करोड़ों लोगों को योग सिखाया, और नाम किसका दिया? महर्षि पतंजलि का। तो दिक्कत यहां है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जो कर रहे हैं वो बहुत लंबी दूरी का काम कर रहे हैं, आपको और हमें दिखाई नहीं देता।
लेकिन जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उनको दिखाई देता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज क्या करना चाहते हैं और इसके 50 साल बाद इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। देखिए, जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो अपनी योजना 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की नहीं बनाते, वो 50 साल की योजना बनाते हैं। लॉर्ड मैकाले को भारत को तोड़ना था तो उसने आगामी 500 सालों की योजना बनाकर भारत के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया था। भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लाई थी, जो हमें मानसिक गुलाम बनाने का काम करती है, केवल मानसिक गुलाम बनाती है, केवल क्लर्क बनाती है। अब वो जो विरोधी लोग हैं, जो 50 साल की, 100 साल की, 500 साल की प्लानिंग करते हैं, उनको दिख रहा है कि ये दवाई केवल एक वायरस की दवाई नहीं है, ये दवाई भारतीयों के मानसिक गुलामी की दवाई है। यदि ये दवाई कामयाब हो गई तो भारतीय मानसिक गुलाम नहीं रहेंगे। तो ये विरोध तो होगा। अब देखिए, जिन्होंने काढ़ा पिया, अलग अलग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहां की है? भोपाल की रिपोर्ट है। पतंजलि से कोई लेना देना नहीं। क्वारंटाइन सेंटरों में, हॉस्पिटल में लोगों ने काढ़ा पिया, एक को भी संक्रमण नहीं हुआ। अब लोग कार्टून बना रहे हैं कि कोरोना वायरस को आयुर्वेद की हमारी जो सिलबट्टा होता है उसमें पीस दिया जाएगा। कोरोना वायरस डर के भाग रहा है। अब देखिए, बिल गेट्स क्या कहता है, आप इसको पढ़ लीजिए। बिल गेट्स कहता है कि इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में, मतलब बिल गेट्स को पता है कि इस साल के नवंबर दिसंबर में, अभी देखिए कितने कोरोना के इन्फेक्शन हो गए, लगभग 1 करोड़ पूरी दुनिया में हो चुके, भारत के अंदर भी कुछ हो चुके, अब हम तो गिनती रखते नहीं है, न्यूज देखनी बंद कर रखी है। तो बिल गेट्स क्या कहता है कि नवंबर दिसंबर तक इनकी कैलकुलेशन है, पूरी स्ट्रेटेजी की, पूरी इनकी रिसर्च, इनकी टीम रहती है जो सारी कैलकुलेशन करती है। वो ये कहते हैं कि इस साल के नवंबर दिसंबर में पूरी दुनिया के लगभग 40-50 करोड़ लोगों में ये फैल जाएगा। ये कहते नहीं है, मैं अपनी ओर से ये कह रहा हूं कि इन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि 40-50 करोड़ लोगों में फैल जाएगा, पूरी दुनिया में आतंक मच जाएगा। और आतंक मचने के बाद वो कहता है कि इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी हैं क्या, या ये कोई भविष्यवक्ता है जो इन्होंने कह दिया कि इस साल के आखिर में या अगले साल की जनवरी फरवरी में ये कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा? इसका मतलब क्या है कि ये वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं, इनके पास पूरा इनपुट है। अब दूसरी लाइन इनकी पढ़िए कि यह बीमारी से बचाव करेगी और संक्रमण को रोका जाएगा, मतलब बीमारी से टेम्परेरी बचाव करेगा और इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाएगा। देखिए, शब्दों में शब्द, जिस व्यक्ति को सब पता होता है ना, तो उसके शब्दों का अर्थ कुछ और होता है, और जो बड़े व्यक्ति कहते हैं ना, उनके एक एक कोमा और फुल स्टॉप का अर्थ कुछ और होता है। अब आगे वो बिल गेट्स कहता है कि लेकिन वैक्सीन के कारण आपको संक्रमण होगा ही नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। आगे इस वैक्सीन की लॉबी की योजना यही है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए। दुनिया के 700 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है और करोड़ों लाख रुपए इससे लूटने हैं। ये फार्मा की पूरी लॉबी लगी हुई है, और ये लॉबी इतनी खतरनाक है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को चुनाव में हिलाना, उसको नीचे गिराना, मेन मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी की छवि को खराब करना, ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। पतंजलि का सारा मुनाफा केवल चैरिटी के लिए है। जहर बनाने के लिए लोग इस्तेमाल देते हैं, लेकिन यहां पर यदि हम कोरोना की दवाई बनाते हैं, सरकार शुरू कर रही है गिलोय लगाने का अभियान। अगर ये गिलोय इतनी खराब है तो सरकार को क्या जरूरत है? ये देखिए, नीम गुग्गुल से कैसा होता है। बिहार के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में ये शोध किया गया कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना की दवाई में IIT और जापान की रिसर्च है। देखिए, जापान की रिसर्च है कि अश्वगंधा के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है कि अश्वगंधा के अंदर जो प्राकृतिक गुण है, उससे कोरोना के वायरस का मल्टीप्लाई नहीं होता, वो वायरस डेवलप नहीं हो पाता। इस कोरोना के काल में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अकेले उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण 1 महीने में 461 करोड़ रुपए की दवाइयां कम बिकी हैं 1 महीने के अंदर। अभी देखिए, 96% महिलाएं जिनकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई थी पिछले महीने, जैसे पिछले साल जो मई महीने में जितनी डिलीवरी हुई, उसमें से जितनी सिजेरियन से हुई थी, जितने घर से हुई थी, इस बार जब कोरोना फैला हुआ था, हॉस्पिटल खुले हुए थे, लोग हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे, तो 96% महिलाओं की और ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी को सिजेरियन बना देना जबरदस्ती है, बताने की आवश्यकता नहीं है कितने लोग करते हैं।
एक हॉस्पिटल का ये 15.5 लाख रुपए का बिल है जिसमें कोरोना के लिए एडमिट करवाया गया। पूरी लैब, पूरी नहीं, जो बुरी लैब है, अच्छी लैब भी है और बुरी लैब लगी हुई है कि हम कोरोना के नाम से लोगों को पहले पॉजिटिव बना देंगे, जबरदस्ती कहेंगे कि कोरोना हो गया और फिर किसी खास हॉस्पिटल में भेजेंगे। हॉस्पिटल में कुछ दिन तक विटामिन सी दिया जाएगा, पैरासीटामोल दिया जाएगा और उसके बाद 8-10 लाख रुपए लेकर उसी लैब से फिर वो सच्ची रिपोर्ट दे दी जाएगी कि आपको तो अब कोरोना नहीं है। मरीज से थैंक्स भी लेंगे कि हमने आपका कोरोना ठीक कर दिया और झूठी रिपोर्ट पकड़ाकर उससे लाखों रुपए लूटने का काम करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि कोरोना के काल में 40 रुपए का मास्क 400 रुपए में बिका और जितने 400 रुपए में कोरोना का एक मास्क आता है उससे पतंजलि ने पूरे परिवार के ट्रीटमेंट का साधन दे दिया। यह दिक्कत है, यह विरोध है कि जो दवा बेचने वाली कंपनी है, यदि पतंजलि ऐसे ही घर बैठे इलाज बताती रही तो वो क्या करेंगे। एलोपैथी के हम विरोधी नहीं है, सारी पैथी इंसान के लिए है। एलोपैथी में डायग्नोस बहुत अच्छा होता है, एलोपैथी में डायग्नोस के सिस्टम बहुत अच्छे बनाए गए हैं, पैरामीटर बनाए गए हैं, सब अच्छी चीज है। एलोपैथी पैथी बुरी नहीं है। इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक हो गया तो आयुर्वेद काम नहीं आएगा, एलोपैथी में जाना पड़ेगा। किसी की हड्डी टूट गई, तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। तो अब क्योंकि 2000 सालों से सर्जरी के ऊपर शोध नहीं हुआ है, सर्जरी को आयुर्वेद को पिछले 300-400 सालों से बढ़ावा नहीं मिला, तो सर्जरी आयुर्वेद में नहीं हो सकती। लेकिन एलोपैथी इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन सब चीजों के लिए क्या भारत के 135 करोड़ लोग एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? मैंने अभी इस एपिसोड के शुरू में बताया है, जो लोग बाद में जुड़े हैं, अपने देश में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हजारों लोग कैंसर होता है, कैंसर से मरते हैं, पानी खराब हो जाता है जमीन का, और तो और जो मां का दूध है उस दूध के अंदर भी जहर आ जाता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाती। कैंसर पंजाब के घर घर में फैल रहा है। गांव के गांव ऐसे हैं जो कैंसर के गांव बन चुके हैं। वहां पर उन चीजों के ऊपर, उन दवाइयों के ऊपर, उन केमिकल के ऊपर, उन पेस्टिसाइड के ऊपर जो विदेशों में पूरी तरह से बैन है, वो केमिकल यहां पर बिकते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मीडिया कभी एफआईआर दर्ज नहीं करता। महाराष्ट्र और राजस्थान की तरह वहां का कोई होम मिनिस्टर ये नहीं कहता कि मैं अपनी स्टेट के अंदर कोई भी कीटनाशक नहीं आने दूंगा। वो कहते हैं पतंजलि की दवाई बनेगी तो बाबा रामदेव को जेल में डाल देंगे, लेकिन जो जहर बेचता है उस जहर को ऐसे ही बिकने देंगे। क्या कोई कमीशन मिलता है क्या? कैंसर कैसे बढ़ता है, ये सारी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं कोई घर की रिपोर्ट नहीं बता रहा, ये सब प्रूव हो चुका है। लेकिन फिर भी ये जहर बिकता है ना, ये जहर बिक सकता है। जहर हमारे खाने में, हमारी थाली में पहुंच चुका, वो जहर बिक सकता है, लेकिन अमृत नहीं बिक सकता। ये कलयुग है। इस कलयुग को आपको और हमें मिलकर तोड़ना है, आपको और हमें मिलकर समझना है। आज भी मीडिया कुछ भी छापे, कोई भी किसी स्टेट का मिनिस्टर कुछ बयान दे, एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन आज भी देश के लोगों का भरोसा पूज्य स्वामी जी में है। आज सरकार ने उसकी अनुमति दी है। ये कहा कि आप कोरोना का ट्रीटमेंट मत कहें, कोरोना का मैनेजमेंट कहें, क्योंकि उनकी अपनी WHO की मजबूरियां हैं। उन सबका सम्मान पतंजलि ने किया है, पूज्य स्वामी जी ने कहा है। वो कहते हैं चलो मैनेजमेंट भी होता है, और यदि रसोई घर के मसालों से मैनेजमेंट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि का ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जहां पर ये शोध किया गया था, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट वही है जिसका अवलोकन इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट की फोटो है जिसका इनॉग्रेशन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है, कि अपने आयुर्वेद की ये जो चीजें हैं इनका स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, इनका सेल लाइन क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए। अब ये कर दिया तो मीडिया की लॉबी एक बार बिल बिलाएगी, एक बार तो खुजली होगी, क्योंकि इनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम एक संत ने किया है, एक भगवाधारी व्यक्ति ने किया है। तो विरोध होगा, विरोध से विचलित नहीं होना है, विरोध से घबराना नहीं है, विरोध से झुकना नहीं है। हम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ, आयुर्वेद के साथ, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खड़े रहेंगे। और हमें पूज्य स्वामी जी महाराज सीधा सीधा कहते हैं कि मेरे ऊपर तुम चाहे जितने भी पत्थर फेंको, लेकिन मैं पत्थरों को भी अपनी सीढ़ी बनाकर इस देश की सेवा का काम करता रहूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आज पूज्य स्वामी जी महाराज को कुछ करने की जरूरत है? पूज्य स्वामी जी ने जितना किया है उसके बाद अब पूज्य स्वामी जी फुल स्टॉप लगा दें। वो कहते हैं कोई योग का शिविर नहीं लगाऊंगा, मौन धारण कर लें,
मान लीजिए मौन धारण कर लें, कोई मीडिया में इंटरव्यू नहीं, कोई नया काम नहीं करना, नया संस्थान नहीं बनाना, कोई नई सेवा नहीं करनी, केवल योग जो आज तक उन्होंने किया है उस आज तक के काम पर यदि वो आज एक कमरे में बैठकर अपने मोक्ष की साधना करना शुरू कर दें, कुछ भी नहीं करें, तो आने वाले समय में उनका नाम स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंदो के बाद लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो आप बताइए, जिसने ये प्राप्त कर लिया हो वो कुछ गलत करेगा क्या? पूज्य स्वामी जी महाराज सपने में भी गलत नहीं करते, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज इतने निर्भीक हैं, वो कहते हैं कि मैं अंतिम सांस तक अपनी भारत माता के लिए काम करता रहूंगा। कोई मुझे पत्थर मारे, कोई मेरे ऊपर कीचड़ फेंके, कोई मुझे गाली दे, मुझे अपनी प्रेस्टीज की परवाह नहीं करनी, अपनी इमेज की परवाह नहीं करनी। जो सच है, जो सही है, मैं उसको बोलता रहूंगा, मैं उसको करता रहूंगा। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है।